हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। डेट है आज की 28 जून 2023 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन के अंदर। जैसा कि आप देख सकते हो, इंडियन एक्सप्रेस के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ठीक है, सेम न्यूज़ आपको हिंदू में देखने को मिलेगी, दैट इज विद रिगार्ड्स टू यूनिफॉर्म सिविल कोड। देखिए, ये काफ़ी ना मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो जाती है हमारे लिए। इनफैक्ट यूपीएससी ने मेंस के अंदर इसके ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुका है कि क्या टाइम सही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, राइट। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि कुछ एडिटोरियल्स इसके ऊपर आए हैं अच्छे। ठीक है, तो शायद सुमित सर इसके ऊपर डिस्कशन कर लेंगे। अगर नहीं करेंगे, ठीक है, अगर मान लो कि एडिटोरियल कोई अच्छा नहीं आता, तो डेफिनेटली आने वाले दिनों के अंदर मैं इसके ऊपर कंप्लीट डिस्कशन यहाँ पे कर लूंगा, ताकि यूनिफॉर्म सिविल कोड आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, तो तब तक थोड़ा वेट करेंगे इसके लिए, राइट। और जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि इंडिया और यूएस के जो रिलेशंस हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी का जो करंट विजिट हुआ है, उसकी क्या क्या इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स हैं, उसके लिए ये वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, पीएम मोदी विजिट टू इंडिया, इसको आप जाके देख सकते हो। पूरे डिस्कशन यहाँ पे डिफेंस टेक्नोलॉजी, सारे अलग अलग सेक्टर्स के अंदर यहाँ पे कंप्लीट कवर्ड है, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है विद रिगार्ड्स टू ड्राफ्ट डीलिमिटेशन डॉक्यूमेंट फॉर असम। इसको एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर डीलिमिटेशन होता क्या है, क्या मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। देखिए, एग्जांपल लेके चलिए। लेट्स से जैसे असम का ही स्टेट मान लेते हैं। ठीक है, अब असम के स्टेट के अंदर एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लो कि यहाँ पर ना 126 जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, जो कि एमएलए की, ठीक है, जो असेंबली की जो कॉन्स्टिट्यूंसीज होती हैं, वो 126 होती हैं। ठीक है, अब देखो, हो सकता है कुछ ऐसे एरियाज हमने डिवाइड कर रखे हो, ठीक है, कि ये पहली कॉन्स्टिट्यूंसी, दूसरी, तीसरी, चौथी, इस तरह से। पर क्या यहाँ पे जो पॉपुलेशन होती है वो सेम रहेगी? नहीं। हो सकता है सर इस एरिया में पॉपुलेशन अचानक से बहुत बढ़ जाए, इस एरिया में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा कम हो जाए। और हमारा देखो क्या मोटिव क्या है, हमारा मोटिव है वन पर्सन वन वोट, सॉरी वन पर्सन या फिर वन वैल्यू। ठीक है ना, कहने का मीनिंग क्या, कि अगर मैं वोट करूं उसकी भी सेम वैल्यू हो, और जो आप वोट करो उसकी भी लगभग सेम ही वैल्यू हो। ऐसा नहीं ना होना चाहिए कि यहाँ पर लाखों ही लोग रह रहे हैं, वो भी एक ही एमएलए चुन के भेज रहे हैं, और यहाँ पर सिर्फ 5,000 लोग रह रहे हैं, वो भी एक ही एमएलए चुन के भेज रहे हैं। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, हम पता क्या करेंगे, इस एरिया को उस हिसाब से डिवाइड कर देंगे। मान लो इतने एरिया को हमने कर दिया, अकॉर्डिंगली अब यहाँ पर भी कम लोग हैं, यहाँ पर भी उतने लोग, इस एरिया को हो सकता है बढ़ाया जा सकता है ताकि लोग उतने आ जाए। ठीक है ना, तो एक पर्सन की वोट की सेम ही वैल्यू रहे या लगभग आसपास रहे, इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, डीलिमिटेशन करते हैं। ऑन द अदर हैंड हम ये सीट्स को भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना, पर अभी के लिए नहीं बढ़ा रहे। आपने देखा होगा ना, नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग, उसमें हमारे प्रधानमंत्री जी ने बात करी है कि आने वाले टाइम के अंदर जब सीट्स बढ़ेंगी पार्लियामेंट के अंदर, हो गया तो कहीं ना कहीं नए सीट्स चाहिए होंगी। ठीक है ना, नए, तो इसलिए हमारा नया पार्लियामेंट भी बना है, राइट। पर ये जो अभी सीट्स की मैं बात कर रहा हूं, इसके ऊपर ना एक फ्रीज लगा हुआ है। कहने का मीनिंग क्या, एक्चुअल में क्या हुआ था ना, जब पिछली बार डीलिमिटेशन हुआ था, तब हमने बोला था कि 2026 तक हम क्या करेंगे, हम ये जो सीट्स होती हैं, चाहे वो लोकसभा की बात कर लो, चाहे वो असेंबली की सीट्स की बात कर लो, तब तक हम इनको नहीं बढ़ाएंगे। रीजन क्या था सर सीट्स ना बढ़ाने का? जैसे आज के टाइम पे आप जानते होंगे ना, 543 या 45 कह लीजिए, इसके आसपास हमारी लोकसभा में सीट्स देखने को मिलती हैं। इस नंबर पे फ्रीज क्यों लगा हुआ है? फ्रीज इसलिए लगा हुआ है क्योंकि हम नहीं चाहते कि ऐसा नहीं होना चाहिए ना, कि कोई ऐसी स्टेट जिसमें मान लो पॉपुलेशन जैसे बहुत ज्यादा बढ़ गई, लेट्स से यूपी के अंदर, और ऑन द अदर हैंड लेट्स से केरला ने अच्छा काम किया अपनी पॉपुलेशन का कंट्रोल करने के लिए, तो यहाँ पर इनको पिनलाइज कर रहे हैं हम कि भैया आपने तो अच्छा काम किया, आपने अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल किया, आपकी सीटें कम हो रही हैं, इनकी सीटें बढ़ाए जा रहे हैं। तो हमने ना एक 2026 तक एक तरह से फ्रीज लगा रखा है। तो होता क्या है, आज के टाइम पर हम सीट्स नहीं बढ़ाते। जैसे असम की 126 सीट्स थी, तो हम इसको 126 ही रखेंगे, पर इन सीट्स के बीच में हम इंटरनल चेंजेस जरूर कर सकते हैं कि किसी सीट का एरिया कम कर दिया, किसी कॉन्स्टिट्यूंसी का एरिया बढ़ा दिया। तो अभी जो रिसेंटली जो हम बात कर रहे हैं ड्राफ्ट डीलिमिटेशन डॉक्यूमेंट ऑफ असम की, दरअसल उसमें हुआ यही है। कुछ एरियाज ऐसे थे जहां पर हमने उनका कॉन्स्टिट्यूंसीज का एरिया बढ़ा दिया है, या किसी का कॉन्स्टिट्यूंसी का एरिया छोटा कर दिया है। कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी को फर्दर डिवाइड भी कर दिया गया है, कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी का हमने नाम चेंज करने की यहाँ पे बात करी है। गेटिंग द पॉइंट? तो ये सारे प्रोसेस को जो करता है उसको बोलते हैं क्या, डीलिमिटेशन कमीशन। अब क्योंकि ये बाउंड्रीज डिसाइड कर रहा है, तो इसको हम बाउंड्री कमीशन के नाम से भी दे सकते हैं। ठीक है, तो यही यहाँ पे अभी डिस्कशन हुआ है। ठीक है, तो डीलिमिटेशन हुआ क्या, एक तरह से बाउंड्रीज को हम रीड्रॉ कर रहे हैं, किसकी सर, लोकसभा की या असेंबली सीट्स की। कोशिश क्या है
कि इक्वल पॉपुलेशन को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिले। जो मैं बात कर रहा था ना, एक पर्सन के जो वोट की वैल्यू होनी चाहिए वो लगभग सेम होनी चाहिए, तो यही यहाँ पे बात है। कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सरसाइज है दरअसल में हमारा, आप आर्टिकल 82 देख सकते हो और साथ साथ आई थिंक आर्टिकल 170 है, उसके अंदर ये बात करी गई है कि हर हर सेंसस के बाद, ठीक है ना, ये चीज डिलिमिटेशन एक्ट हमारा पार्लियामेंट लेकर आता है, फिर अकॉर्डिंगली हमारे प्रेसिडेंट साहब क्या करते हैं, डिलिमिटेशन कमीशन को अपॉइंट करते हैं। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि डिलिमिटेशन कमीशन के अंदर होता कौन है। इसके अंदर आपको रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया और रिस्पेक्टिव स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। और ये बात बहुत ध्यान से नोटिस करने वाली ये है कि दिस इज एन एक्सट्रीमली पावरफुल बॉडी। इतनी पावरफुल बॉडी है कि इसके जो ऑर्डर इसने दे दिया, उस ऑर्डर को हम क्या मानते हैं, हम फाइनल मानते हैं। इस पर्टिकुलर जो ऑर्डर आ गया है, इसको आप किसी कोर्ट में भी क्वेश्चन नहीं कर सकते। ये बात आपको बिल्कुल भी नहीं बोलनी, अदरवाइज लोग यहाँ पे गलती कर देते हैं। तो ध्यान रखना कि नहीं, ऐसा नहीं होता। ये कमीशन का जो ऑर्डर है, दीज आर फाइनल एंड दे कैन नॉट बी क्वेश्चन इन एनी कोर्ट। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। तो इस तरह से यूनियन गवर्नमेंट एक एक्ट लेकर आ सकती है जब, तो अकॉर्डिंगली डीलिमिटेशन कमीशन इस तरह से सेटअप हो जाता है, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर असम में क्यों किया। देखो, जो पिछले बार का जब सेंसस नहीं सॉरी जो डिलिमिटेशन हुआ था, तब उस टाइम पर ना कुछ सिक्योरिटी कारणों की वजह से कहीं ना कहीं असम हो गया और बाकी कुछ और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में ये चीज नहीं हो पाई थी। तो अभी रिसेंटली नोटिफिकेशन आया था, ठीक है, लॉ मिनिस्ट्री की तरफ से, एंड अकॉर्डिंगली बाद में प्राइम जो प्रेसिडेंट है उन्होंने भी बोला, एंड अकॉर्डिंगली ये चीज अब हम यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर यहाँ पे क्या किया गया है, क्या क्या चेंजेस की बात करी गई है। दरअसल में देखो, सीट्स तो उतनी ही है, 126 असेंबली सीट्स और 14 लोकसभा सीट्स, वो तो रिटेन करी गई हैं। उनके बस जो चेंजेस आए हैं वो कहीं ना कहीं उनके जो एरियाज है उनमें आए हैं। प्लस साथ ही साथ अगर आप नोटिस करोगे ना, तो हम सीट्स रिजर्व भी तो करते हैं कि कुछ सीट शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है, कुछ शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्व है। उसी तरह से यहाँ पर जो एसटी और एससी की जो नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व थी उसको बढ़ा दिया गया है। शेड्यूल कास्ट के लिए पहले 8 सीट रिजर्व थी, अब वो 9 हो गई हैं। शेड्यूल ट्राइब के लिए पहले 16 हुआ करती थी, अब वो 19 यहाँ पे बात करी गई है। बाकी कुछ और चेंजेस करे गए हैं, ठीक है ना, इनको इतना आपने ध्यान में नहीं देना, ठीक है। जैसे एक सीट यहाँ पे इंक्रीज कर दी गई है कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वेस्ट कार्बी के साथ, और 3 असेंबली सीट्स यहाँ पे इंक्रीज करी गई है बोडो टेरिटोरियल रीजन के अंदर। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। आगे बढ़े उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। देखिए, कई बार एस्पिरेंट्स को दिक्कत यहाँ पर आती है कि उन्होंने चीज़ें पढ़ी तो होती हैं, पर उन चीज़ों को अप्लाई करने के अंदर या फिर चेक करने के अंदर कि क्या मैंने प्रीलिम्स की मैं तैयारी अच्छे से कर रहा हूँ या मेंस की तैयारी अच्छे से कर रहा हूँ, वो बड़ी दिक्कत आती है। तो इसीलिए हमारी टीम की तरफ से आईडीएमपी कोर्स लॉन्च किया गया है। यहाँ पर होगा क्या, जैसे मान लो आप कोई भी एक टॉपिक पढ़ रहे हो, जैसे मान लो आपने कुछ ज्योग्राफी का एक टॉपिक पढ़ा, कुछ जैसे मान लो, या डिजास्टर मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं, तो आपको ना देखना भी पड़ेगा कि कहीं ना कहीं मेंस का आंसर राइटिंग आप उससे अच्छे से कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। तो जैसे ही आपने वो चीज़ पढ़ी अपने एंड पे, तो अकॉर्डिंगली साथ में आपकी सेम डे ही आप उसकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है ना। उनकी प्रॉपर इवेल्युएशन हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं आपको पता लग पाएगा कि यार मैं मेंस के लिए रेडी हूँ या नहीं हूँ। सेम चीज़ आप प्रीलिम्स के लिए भी कर पाओगे। तो टोटल इस तरह से आपको 165 प्रीलिम टेस्ट, 161 मेंस टेस्ट इस तरह से आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, ताकि इंश्योर कर लिया जाए कि पूरा साल के अंतर्गत ना आपका पूरा सिलेबस तो कंप्लीट हो ही रहा है, उसके आप ढंग से एवेल्युएशन के थ्रू भी आप कहीं ना कहीं चीज़ें सीखते जा रहे हो। कोई भी डाउट्स आते हैं तो आप हमें इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर आप हमारी डायरेक्टली वेबसाइट पे जाके इस कोर्स को एनरोल कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस एग्रीमेंट। अब इसको समझते हैं सर, ये आखिर सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस एग्रीमेंट है क्या। देखो, पिछले कई दिनों के अंदर ना मैंने आपके साथ मल्टीपल टाइम्स जो जो मणिपुर के अंदर हिंसा हुई है उसका 2-3 बार मैंने जिक्र किया है। वो सारी चीजें आप जानते होंगे कि जो कुकी और जो मीती कम्युनिटी है उनके बीच में क्या कॉन्फ्लिक्ट है। अब यहाँ पर अभी रिसेंटली क्या हुआ है ना, कि जो कुकी है, ठीक है, जो कुकी कम्युनिटी है, उनके रिगार्डिंग ना एक एग्रीमेंट हुआ था आज से काफी साल पहले। समझने की कोशिश करते हैं। देखो, कुकी कम्युनिटी में ना कुछ इंसर्जेंट ग्रुप्स भी हैं, ठीक है। उस टाइम पर इनका जो कुकी कम्युनिटी था, उनका नागा कम्युनिटी के साथ ना कुछ एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स, मतलब एथनिक क्लैशेस हमें देखने को मिले थे, ठीक है ना। इनके कुछ लोगों के बीच में, मैं सब लोगों की बात नहीं कर रहा, कुछ लोग थे कुकी कम्युनिटी के, उनकी कुछ नागा कम्युनिटी के साथ कुछ एथनिक क्लैशेस हमें देखने को मिले थे, ठीक है। ये दरअसल में नागा कम्युनिटी क्या है, वो चाहती है कि एक तरह से ना इनका एक ग्रेटर नागालैंड की बात कर रहे हैं या ग्रेटर नागालैंड की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं जो इनका होमलैंड की जो बात करते हैं, वो इनके जो एरिया है उनके साथ वो लैंड ना कहीं क्लैश हो रही है, ठीक है। बेसिकली ये जो एरिया क्लेम कर रहे हैं कि ये हमारा है और ये जहां पर रह रहे हैं,
उनके बीच में एक तरह से वो एरिया ओवरलैप देखने को मिल रहा है। इस वजह से कहीं ना कहीं इनके बीच में इंसर्जेंसी जैसी चीजें देखने को मिल जाएं। अब मणिपुर में क्या है, मणिपुर के अंदर टोटल लगभग 30 हमें कुकी इंसर्जेंट ग्रुप्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, उनमें से 25 के साथ ना ये सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस एग्रीमेंट हमें देखने को मिला है। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ये क्या है सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस। देखो नाम से क्लियर है, सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस मतलब अपने ऑपरेशंस को खत्म करो। अब इसका मीनिंग क्या है, ये एक पैक्ट हुआ था हमारी गवर्नमेंट के पास साथ, मतलब जो हमारी सरकार है, हमारी इंडियन गवर्नमेंट, और ये जो पर्टिकुलर जो क्यूकू कम्युनिटी के जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं इनके साथ। यहाँ पर बात क्या हुई कि भैया आप लोग ना ये वायलेंस को छोड़ दोगे, अपनी जो वायलेंट एक्टिविटीज है इनको एक तरह से त्याग दोगे। ठीक है, इनको बोला गया कि आप हमारे ये कैंप्स में आइए। ठीक है ना, ये कैंप्स में हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस भी होंगी, आप अपने इन ऑपरेशंस को खत्म कीजिए। आपको अपने जो मतलब आप ये जो चीज कर रहे हो, ठीक है ना, आप अपने जो हथियार वगैरह साइड में कर रहे हो उसके लिए आपको हम रिहेबिलिटेशन भी करेंगे। मतलब बेसिकली सरकार ये कोशिश कर रही है कि आप हथियार को त्याग दो, हम आपकी मदद करने के लिए, हम आपको कैसे डेवलप करें उसके लिए पूरी तरह से तत्पर तैयार हैं। कुछ यहाँ पर हम इनको फाइनेंशियल असिस्टेंस भी देंगे, लगभग 5,000 का इनको मंथली स्टाइपेंड दिया जाएगा, जो कि अंडर ग्रेजुएट जो हमारे सॉरी अंडरग्राउंड जो कैडर्स होते हैं उनको। ठीक है, तो इस तरह से हमें यहाँ पे बात करी है। बस इन ग्रुप्स को थोड़ा बहुत अपने लीडर्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो वहां पर मतलब उस पर्टिकुलर पर्पस के लिए इनको हथियार दिए जाएंगे कि अपने लीडर्स को प्रोटेक्ट करें या फिर अपने कैंप्स को गार्ड करें, अदरवाइज इनके जो आर्म्स है वो एक सेफ रूम के अंदर डिपॉजिट कर दिए जाएंगे। ये होता है सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस। तो ये लोग क्या करेंगे, ये जो कुकी इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं ये मानेंगे भारत के संविधान के अंदर कि बिल्कुल हम भारत का संविधान को मानते हैं, हम यहाँ पे जो कंट्री के लॉज हैं उनको मानते हैं। ठीक है, और मणिपुर की इंटीग्रिटी को मानते हैं। तो बदले में वो क्या करेंगे, वो हर तरह की एट्रोसिटीज जो भी करते हैं ना, इंसर्जेंसी वगैरह जो कर रहे हैं उनको एक तरह से खत्म कर देंगे। तो जो हथियार होंगे वो उनको डिपॉजिट कर दिया जाएगा एक सेफ रूम के अंदर। बस अपने कैंप्स को गार्ड करने के लिए और अपने लीडर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए आर्म्स इनको दिए जाएंगे, अदरवाइज नहीं। और फाइनेंशियल असिस्टेंस इनको प्रोवाइड करी जाएगी और 5,000 का इनको मंथली स्टाइपेंड दिया जाएगा। ये है सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस एग्रीमेंट। ये 2008 में ये पैक्ट साइन हुआ था हमारी सरकार के बीच में और इनके बीच में। ठीक है ना, 1 साल के लिए था, पर हम इसको एक्सटेंड करते जा रहे हैं अकॉर्डिंगली। ठीक है, मतलब जैसे जैसे हमारा ये इसको हम इम्प्लीमेंट करने की बात कर रहे हैं। एक ज्वाइंट मॉनिटरिंग ग्रुप करके कमेटी भी है, ठीक है, जो देखती है कि कैसे कैसे ये चीज वर्क कर रही है। तो ये चीजें थी, ठीक है ना, बाकी आप समझ गए होंगे। इनमें से जो देखो, जो मैं बात कर रहा था ना कि 30 इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं कुकी के, उनमें से 25 तो इस एग्रीमेंट के अंदर हैं, बाकी नहीं है। ठीक है, 17 जो है इन 25 में से, देखो समझना, 30 इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं, 25 सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस एग्रीमेंट के अंतर्गत आते हैं। इन 25 में जो 17 हैं वो आते हैं किस अम्ब्रेला ग्रुप के अंदर, KNO, कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। और जो 8 हैं बाकी वो आते हैं किसके अंदर, UPF के अंदर, यूनाइटेड पीपल फ्रंट के अंदर। तो ये कुछ बात थी सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस एग्रीमेंट के बारे में जो आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे चलते हैं, दैट इज जोहा राइस। सबसे पहले तो इसकी आपको लोकेशन समझनी है। लोकेशन देखो, आपको ना ये नॉर्थ ईस्टर्न में इंडिया में देखने को मिलेगा। ठीक है, ये आप देख सकते हो पिक्चर के अंदर, ये जो राइस है। और नॉर्थ ईस्ट में भी अगर मैं बात करूँ ना, तो जो असम है वो इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इस राइस का देखने को मिल जाएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ये हम इस राइस के बारे में पढ़ क्यों रहे हैं, पढ़ इसलिए रहे हैं क्योंकि जो हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी है ना, उन्होंने रिसर्च करी है और पाया है कि एक्चुअल में इसके बेनिफिट्स काफी अच्छे खासे हैं इस राइस के। ठीक है ना, जैसे कई बार हम लोग लगता है ना यार कि राइस खाना तो काफी खराब चीज होती है, ठीक है ना, इंसान का पेट बढ़ सकता है, मतलब डायबिटीज भी हो जाती है काफी लोगों को, मतलब अगर बहुत ज्यादा खाएंगे, इस तरह की चीजें। पर एक्चुअल में ऐसा नहीं है। ठीक है, ये अगर इस राइस की बात करें तो ये राइस बल्कि हमारी सेहत के लिए काफी अच्छा है। सर कैसे अच्छा है, जैसे ये तो डायबिटीज को प्रोटेक्ट करता है, जो आपकी हार्ट डिजीज होती है उनको प्रोटेक्ट करता है, कैंसर जैसी चीजों से हमें प्रोटेक्शन मिलती है। यहाँ पर ना आप लोग ने ना ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के बारे में सुना होगा। कई बार आपके जो जब आप लोग थोड़ा अच्छी फिजिकल एक्सरसाइज करते हो, कई लोग जिम जाते हैं तो वो भी ओमेगा 3 एसिड फैटी एसिड्स को यूज भी करते हैं। बल्कि इन जनरल भी लोग मतलब कुछ डाइटिशियंस भी रिकमेंड करते हैं इन चीज़ों को, तो वो यहाँ पर इस राइस के अंदर ऑलरेडी हमें देखने को मिल जाते हैं। ओमेगा 6 हो गया, ओमेगा 3 हो गया, ये फैटी एसिड्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। साथ में आपका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है उसको कम करने में आपकी हेल्प करता है। ठीक है ना, ऐसा देखा गया रैट्स के अंदर भी, इसने डायबिटीज रैट्स के अंदर भी डायबिटीज को कम कराया। ठीक है, तो इस तरह से लोगों के अंदर भी बहुत सारी चीज़ों के अंदर ये ब्लड ग्लूकोज को कम करने के अंदर, ठीक है, ये सारी चीज़ें हेल्प करता है। साथ में अगर आप नोटिस करो इसके एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ठीक है ना, कुछ यहाँ पे पूरा दिया हुआ है कि क्या क्या चीजें इसके अंदर होती हैं, उतना आपको ध्यान में नहीं रखना। ठीक है, कि गैलिक एसिड, ट्राइसिन, ये सारी इनके ना अंदर क्या क्या चीजें होती हैं वो यहाँ पे बताई गई हैं।
पर देखो समझने की कोशिश करो, ये क्वेश्चन आपका मेंस में तो पूछा नहीं जाएगा, ये पूछा जाएगा आपका प्रीलिम्स के अंदर। ठीक है, तो प्रीलिम्स के अंदर कहीं ना कहीं आपके सामने ऑप्शंस होंगी। तो जो पॉजिटिव पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हैं, कहने का मतलब जो इसके अगर लिखा होगा कि हाँ जोहा राइस से आपको ये चीज़ भी हेल्प मिलती है, तो बिल्कुल वो बातें ठीक होंगी। और अगर कहीं लिखा है कि नहीं जोहा राइस से कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं, तो एक्चुअल में ऐसी बातें नहीं है। जोहा राइस के अंदर जो पॉजिटिव चीज़ें ही हमें देखने को मिलती हैं, एंटॉक्सीडेंट्स हो गया, ये सारी चीज़ें, तो अकॉर्डिंगली आपको टिक करना आसान हो जाएगा। गेटिंग द पॉइंट। तो इस तरह से चीज़ें अगर हम ढंग से पढ़ेंगे, अकॉर्डिंगली समझ के पढ़ेंगे कि हाँ जोहा राइस के बारे में क्या चीज़ें आ रही है रिसर्च के अंदर, तो अकॉर्डिंगली हमें उसको आंसर करना बेटर हो जाएगा। ठीक है, ये शॉर्ट ग्रेन विंटर पैडी है। ठीक है, उसका काफ़ी अच्छा टेस्ट होता है, काफ़ी स्मेल भी अच्छी होती है, और इसको ये गारो हिल्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा कल्टीवेट किया जाता है। जैसे मैंने बताया भी था, असम इसका लार्जेस्ट कल्टीवेटर हमें देखने को मिल रहा है। इसको आप जहा राइस से भी नाम जान सकते हैं, और मी जहा लोकली इसको बोला जाता है। बाकी देखो इसकी अलग अलग टाइप्स हैं, जैसे ठीक है कोला जहा, बोगा जोहा, रामपाल जोहा, कौन जोहा। ठीक है ना, तो ये कुछ नाम हैं, बट आपको मेजर आइडिया इसकी लोकेशन के रिगार्डिंग होना चाहिए, और इसकी क्या बेनिफिट्स हैं, वो सारी चीजें हमने अच्छे से बिल्कुल समझ ली हैं। अगला टॉपिक है हमारा रेड ईयर्ड स्लाइडर टर्टल। अब यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे सर ये रेड ईयर्ड क्यों बोला जाता है इसको। पहली बात तो टर्टल है तो वो तो समझ गए। दरअसल में होता क्या है ना, हेड के दोनों साइड के ऊपर एक रेड कलर का यहाँ पे हमें पैच देखने को मिलता है। उसी पैचेस की वजह से एक साइड पे भी दूसरी साइड पे भी, इसलिए इसको बोलते हैं रेड ईयर्ड स्लाइडर टर्टल। अभी हुआ क्या है, अभी हमारा जो कस्टम एयर इंटेलिजेंस यूनिट है, उनके ऑफिसर्स ने ना 6,850 स्लाइडर टर्टल्स सीज किए हैं। किन लोगों से, देखो कुछ लोग कोलालंपुर से आ रहे थे। कोलालंपुर कहाँ पर है आपका, मलेशिया के अंदर। तो मलेशिया से आ रहे थे, और जैसे वो तमिलनाडु के जो त्रिची इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहां पर जब वो पहुंचे, तो उनको यहाँ पे हमने अकॉर्डिंगली उनको सीज कर लिया, इन पर्टिकुलर टर्टल्स को। ये टर्टल्स के बारे में जानना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पे इनका रेड पैच देखने को मिलता है, और काफी ये पॉपुलर होते हैं एज अ पेट टर्टल, इनको काफी पॉपुलर माना जाता है। और ये दुनिया के 100 मोस्ट इन्वेजिव स्पीशीज में आते हैं। देखो एक तो होता है स्पीशीज एक जगह की ना वहीं पे जो होती है, मतलब एक लोकल स्पीशीज होती हैं, पर एक होती है इन्वेजिव स्पीशीज जो एक्चुअल में उस जगह पे नहीं देखने को मिलती। तो ये इन्वेजिव स्पीशीज की कैटेगरी में हमें देखने को मिलते हैं। इनका आईयूसीएन स्टेटस होता है लीस्ट कंसर्न। ठीक है ना, इनका सेक्स डिटरमिन कैसे होता है, जहां पे जितना टेम्परेचर होता है, मतलब टेम्परेचर के हिसाब से इनका जो सेक्स होता है वो डिटरमिन होता है। ये प्लांट्स के ऊपर, छोटे एनिमल्स के ऊपर जनरली फीड करते हैं। छोटे एनिमल्स जैसे आप देख सकते हो, स्नेल्स हो गया, क्रिकेट्स हो गया, ठीक है ना, फिश हो गया, क्रे फिश हो गया, ये छोटे छोटे एनिमल्स, और जो बाकी एक्वेटिक प्लांट्स हो गया, और जो बाकी जो प्लांट्स हमें देखने को मिलते हैं उनके ऊपर ये फीड करते हैं। आपको पॉन्ड्स, लेक्स, मार्शेस इन सब जगह देखने को मिल जाएंगे। स्लो मूविंग रिवर्स के ऊपर भी देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो एंडेमिक कहाँ पे हैं ये, यूनाइटेड स्टेट्स और मैक्सिको में है। और बाकी जगह पे जैसे मैंने आपको बताया, ये टॉप 100 मोस्ट इन्वेजिव स्पीशीज की कैटेगरी में हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे चलते हैं, दैट इज हाजिरस मुंबई। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ये मुंबई कहाँ से आ गया। देखो दरअसल में ना ये जो हम बात कर रहे हैं, इसको एक्चुअली जनरली यूपीएससी अगर क्वेश्चन पूछेगा तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर कि ये न्यूज में था, इसका मीनिंग क्या है। तो ये पर्टिकुलर हमारी मुंबई सिटी के अंदर एक नई स्पाइडर की स्पीशीज हमें देखने को मिली है। अब क्योंकि इस सिटी में देखने को मिली है, तो सिटी के ऊपर ही हमने इसका नाम रख दिया है। तो ध्यान में क्या रखना है कि ये एक जंपिंग स्पाइडर है। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ये जंपिंग स्पाइडर क्या होता है। देखो स्पाइडर अपने जो उनका प्रे होता है उनको कैसे करते हैं, मतलब कैसे उनको ट्रैप करते हैं। जनरली यही होता है कि एक जाल बिछाते हैं, एक वेब बिछाया जाता है, और उसमें उनको ट्रैप कर लिया जाता है। पर यहाँ पर ना ये जो जंपिंग स्पाइडर होते हैं ये ऐसा नहीं करते। ये सामने वाला जो उनका प्रे होता है उनको देखते रहते हैं, उनको स्टॉक करते रहते हैं, फिर हंट करते हैं अचानक से उनके ऊपर हमला करके। एक तरह से कह लो कि आप उनके ऊपर एक तरह से जंप करके ही अचानक से उनके ऊपर सडनली जंप कर देंगे, मतलब एक तरह से हमला करेंगे अचानक से एक झपटे में। तो इस तरह से ये हंट करने की कोशिश करते हैं, तो इसलिए इनकी कैटेगरी कौन सी है, ये जंपिंग स्पाइडर की कैटेगरी में आते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है, इसको भूलना नहीं है। इस जीनस को हमने 1826 में डिस्कवर किया था। वार्म क्लाइमेट्स में जनरली हमें ये देखने को मिल जाते हैं। जंपिंग स्पाइडर्स के बारे में मैंने आपको समझा दिया है। ऐसा नहीं है कि और हमें पहले नहीं देखने को मिले हैं, नहीं, आप नोटिस कर सकते हो कुछ अर्बन एरियाज के अंदर हमें देखने को मिलता है, जैसे एच एडोनसनी, ठीक है, हाजिरस की स्पीशीज के अंदर ही। और दूसरा ये पर्टिकुलर स्पीशीज है जो हमें निकोबार आइलैंड्स में भी देखने को मिलती है। तो मुंबई वाला तो आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। आपको सब तरह के फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स और कुछ माउंटेन लोकेशंस में भी ये देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इनके छोटे छोटे बाल होते हैं, उस वजह से कहीं ना कहीं ये कुछ बड़ी जगह पे भी मतलब उस पे ऊपर भी मूव कर सकते हैं, जैसे ग्लास वगैरह के ऊपर भी उनको क्लाइंब कर सकते हैं। बहुत सारी आईज होती हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है ना,
मल्टीपल आईज हैं इनकी, और एक तरह से इनको 360 डिग्री व्यू देखने को मिलता है सराउंडिंग से, तो हर जगह यहाँ पे ये देख सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमें डिस्कस करने थे आज के डिस्कशन के बेस के ऊपर। एक मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसका सही आंसर मुझे आप नीचे कमेंट्स में बताओगे। देखो इनफैक्ट ना यूपीएससी ने भी डिलिमिटेशन क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ रखे हैं, बट इनको आप ट्राई करना, तो मुझे बताना क्या सही आंसर होना चाहिए, और साथ में ही 2 क्वेश्चन मैं आपको ट्रू और फॉल्स के रिगार्डिंग भी पूछ रहा हूँ। ठीक है, तो इनका भी मुझे आप नीचे कमेंट्स में आंसर बताइएगा। कल जो मैंने आपको क्वेश्चन पूछे थे व्हाइट रम्ड वल्चर के बारे में, क्या उसका आईयूसीएन स्टेटस हमें वल्नरेबल देखने को मिलता है? द आंसर इज फॉल्स। ये होता है कौन सा? क्रिटिकली इंडेंजर्ड, राइट। G20 के बारे में, क्या इसका परमानेंट सेक्रेटरीट बेल्जियम ब्रसल्स के अंदर है? सर ये भी फॉल्स है। दरअसल में इसका परमानेंट सेक्रेटरीट G20 का होता ही नहीं है, तो ये बात गलत हो जाएगी। वैचना ग्रुप तो आप जानते ही हो, रशिया के रिगार्डिंग हमने पढ़ा था, तो तीनों की तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स हो जाएगी। अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल PW Only AS ऑफिशियल पे जाके इस लेक्चर की पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हो एंड अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आप सभी को आज का सेशन अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।